हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नर्नस्ट इक्वेशन, जो कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये इक्वेशन आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं। किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आ ही जाता है नर्नस्ट इक्वेशन, एंड बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। अगर आप एक बार अच्छे से समझते हैं तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी नर्नस्ट इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले। आप वो चीज़ देखिए मान लीजिए हम कोई टैंक लेते हैं, सेल लिया हमने, सेल ले लिया। ओके, इस सेल के अंदर क्या होता है? इस सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होती है। इस टाइप से इस सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होती है। या तो हम उनको अर्ध सेल बोल सकते हैं, ओके, या फिर हम उनको पॉजिटिव या नेगेटिव एनोड बोलते हैं। मीन्स एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। कहने का मतलब है एक एनोड होती है और एक कैथोड होती है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई? ओके। उसमें होता है क्या है, इसके अंदर जो होता है, सेल के अंदर जो होता है, एक वैद्युत अपघटन होता है। ओके, वैद्युत अपघटन कुछ भी ले लीजिए आप, Zn Cl2 ले लीजिए, Zn SO4 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ओके, तो जिंक, मैंने यहाँ पर जिंक सल्फेट का लिया वैद्युत अपघटन। ठीक है, तो देखिए जिंक सल्फेट का वैद्युत अपघटन लेते हैं। आपने इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा होगा, ओके, कि इलेक्ट्रोड जो होती हैं उसी का मिश्रण लेते हैं, उसी का सॉल्यूशन लेते हैं जो हमारा अंदर होता है। ओके, तो मैंने यहाँ जिंक की छड़ ली है और जिंक सल्फेट का हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिया है। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है, धातु की जो छड़ होती है इसको किसी लवण के विलयन में डुबाया जाता है। यहाँ पर ये वही चीज़ देख सकते हैं आपकी, ये जो ए है ये एक सोल्ट की तरह कार्य करता है, सोल्ट है ये एक, और ये जो धातु है इन धातु को ये सोल्ट में डाल देता है। लेकिन ध्यान रखना है जिसकी धातु होती हैं उसी के सोल्ट में डाला जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड किसकी है? जिंक की बनी हुई है, तो हम इसको जिंक के ही सोल्ट में डालेंगे, मीन्स जिंक सल्फेट। ओके, इतनी चीज़ आपको क्लियर है? एंड देन होता क्या है, जब हम इलेक्ट्रोड मतलब सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो इलेक्ट्रोड जो होता है उस पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसको मानक इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, और जिसको ई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रोड विभव को। ओके, एक बार फिर से समझ लीजिए, हम कोई टैंक ले रहे हैं, सेल ले रहे हैं हम कोई, उस सेल के अंदर हम दो धातु की छड़ें डालते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दो धातु की छड़ें डाली। ओके, तो जिस भी धातु की हम छड़ सेल के अंदर डालते हैं उसी धातु के सोल्ट के विलयन में डालते हैं। तो मैंने यहाँ पर जिंक ली, तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन किसका लिया? जिंक सल्फेट का लिया। मान लीजिए मैं कॉपर की धातु लेती तो मैं यहाँ पर कॉपर सल्फेट ले सकती थी। ओके, तो जिस भी धातु की छड़ लेते हैं उसका हम कॉपर सल्फेट मतलब उसके सोल्ट में हम डालते हैं। और जो ये धातु की जो छड़ें होती हैं इनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव से डिनोट करते हैं। इनको अर्धसेल भी बोलते हैं, एक को हम एनोड बोलते हैं, एक को हम कैथोड बोलते हैं। तो इसको हम एनोड बोल सकते हैं एंड इसको हम कैथोड बोल सकते हैं। इतनी चीज़ें आपको क्लियर है? कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जो एनोड होती है, एनोड धातु पर जो होता है, एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन होता है। ओके, और जो कैथोड धातु होती है, कैथोड पर आपका रिडक्शन होता है। ये चीज़ें आपको क्लियर है? ओके, अब देखिए मैंने आपको अभी बता दिया कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। इलेक्ट्रोड विभव, ये जो हमारी इलेक्ट्रोड है ना, ये इस पर जो उपस्थित होता है, मैं दोबारा समझा देती हूँ। जब किसी धातु की छड़ को, देखिए ये धातु की छड़ है, उसी के विलयन में मिलाते हैं। मैंने भी आपको पीछे बताया कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में मिलाते हैं ना, तो उस पर जो विभव उत्पन्न हो जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। मैंने भी आपको यहाँ पर बताया ई नोट होता है और एक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। इस नर्नस्ट इक्वेशन को समझने के लिए आपको एक तो इलेक्ट्रोड विभव, एक मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है इलेक्ट्रोड है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोड विभव, इन दोनों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ भी नहीं होता, मैं देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के सोल्ट में आपस में मिलाया जाता है तो ये जो धातु होती हैं इन पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। एंड देन मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोड होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर एक मोल सांद्रण, 25 डिग्री सेल्सियस पर एक मोल सांद्रण वाले विलयन में, बस एक मोल सांद्रण वाले विलयन में जब धातु की छड़ों को उसी के सोल्ट में डालते हैं तो जो विभव उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। ओके,
सिंपल है, बस इसमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल सांद्रण वाला विलयन लेना है, ठीक है। और बातें सारी वही हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए कोई एक सेल है, इसका नाम मैं लिख देती हूँ। देखिए ये कोई सेल है, ओके। सेल पर मतलब ये जो सेल है इसमें धातु की छड़ें ली गई हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जिंक धातु की छड़ें ले ली है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, आई होप सो। जिंक, तो हम क्या करते हैं, जिसकी छड़ लेते हैं हम उसी का लेते हैं सॉल्यूशन। तो हमने जिंक लिया है तो मैं यहाँ पर जिंक सल्फेट का मिश्रण ले लेती हूँ। मैंने जिंक सल्फेट का यहाँ पर मिश्रण ले लिया, ओके। और ये जो हमारी धातु की छड़ होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है। तो मान लीजिए मैंने अगर ये पॉजिटिव मान लिया है तो मुझे ये नेगेटिव माननी होगी, ओके। जो पॉजिटिव होती है उसको हम एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव होती है उसको हम कैथोड बोलते हैं। इंग्लिश में भी आप सेम टू सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या होता है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एनोड होता है, यानी कि जो हमारा एनोड होता है, एनोड पर जो होता है वो होता है आपका ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड होता है, कैथोड पर आपका होता है रिडक्शन। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं नर्नस्ट इक्वेशन की। ये नर्नस्ट इक्वेशन का ही पार्ट था जो मैंने आपको समझाया। अगर आप जब तक वो नहीं पढ़ेंगे आपको नर्नस्ट इक्वेशन समझ में नहीं आएगी। तो जो मैंने आपको जस्ट बताया उसको आपको ज़रूर पढ़ना होगा। देखिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एनोड पर जो होता है, एनोड पर जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर जो होता है रिडक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए माना सेल पर कोई अभिक्रिया कर रहा है, हो रही है, ठीक है। तो जब सेल पर किसी अभिक्रिया होती है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ माना सेल पर होने वाली अभिक्रिया, ओके। तो मैं यहाँ पर देख देती हूँ Mn+, ये यहाँ पर N है और यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ एक्वस। तो यहाँ पर जो हमारी धातु है वो जलीय विलयन में है, ओके। N इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जब हमारे N इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो हमारी जो मेटल हो जाती है वो सोल्ट में हो जाती है। मीन्स यहाँ पर मेटल जो थी वो जलीय विलयन में थी, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो सॉलिड हो गई। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये N+ है ना, ये N+ जो होता है ये सांद्रता को दर्शाता है, कंसंट्रेशन को दर्शाता है, ओके। होता क्या है, ये जो हमारी धातु विलीन अवस्था में है तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेती है तो ये अपनी मूल अवस्था में आ जाती है, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, अभिक्रिया, ये जो हमने रिएक्शन लिखी है, अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखेंगे हम। अभिक्रिया के लिए समीकरण, ओके। तो अभिक्रिया के लिए बेसिकली समीकरण क्या हो जाएगी, मैं आपको लिख देती हूँ। E = E0 - RT/NF log E M/Mn+, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो ये log E होता है, आप सभी को पता है log E की जो वैल्यू होती है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। log E की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.303, ओके। log 10, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E = E0 माइनस, अब यहाँ पर देखिए RT से पहले हम log E की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी 2.303 RT/NF, और यहाँ पर log 10 हो जाएगा। जब log E की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, log 10 बन जाएगा, ओके। और MN+, ये जो है N+ है, ये धातु है जो क्या बोलते हैं सांद्रता को दर्शाता है, N+, ओके। देखिए ये जो आपकी हो जाएगी एक इक्वेशन बन जाएगी, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ओके। तो ये क्या होती है, ये हमारी मेन इक्वेशन है नर्नस्ट इक्वेशन की। आपको ये इक्वेशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी को बोलते हैं नर्नस्ट इक्वेशन। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसी को नर्नस्ट इक्वेशन
कहते हैं। ओके, अब हमें इनका नाम पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनके नाम नहीं लिखोगे तो आपको एग्जामिनर पूरी अच्छी तरह से नंबर नहीं दे पाएगा। तो मैं इनके नाम लिखकर आपको बता देती हूँ, मुझे अगला पेज पर जाना पड़ेगा। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर रिएक्शन इक्वेशन लिख दी है, तो आप ये, क्योंकि पीछे मैं अब कंटिन्यूसली देख नहीं पाऊंगी, तो इससे हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं ई नोट क्या होता है। तो ई नोट स्टूडेंट होता क्या है, ई जो होता है, हम ई नोट नहीं, ई क्या होता है, ई होता है हमारा इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है ई होता है हमारा इलेक्ट्रोड विभव। उसके बाद में ई नोट देखते हैं। ई नोट क्या होता है स्टूडेंट्स, ई नोट होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। मैं इन दोनों की डेफिनेशन आपको बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जब धातु को उसी के सॉल्यूशन या उसी के सोल्ट वाले विलयन में जब हम डालते हैं तो जो धातु होती है उस पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसको इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, बस इतना चेंज करना है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल सांद्रण वाले विलयन में जब धातु को उसी के सोल्ट में डालते हैं तो उस पर जो विभव उत्पन्न होता है उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बहुत ही ईजी है। ओके, उसके बाद में देखते हैं आर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आर जो होता है, आर होता है आपका गैस नियतांक। ओके, आर के बाद में टी देखते हैं। टी होता है आपका परम ताप, टेम्परेचर। ओके, एन क्या होता है स्टूडेंट्स, एन होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड देन एफ होता है आपका फैराडे नियतांक। ये चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड एम क्या होता है स्टूडेंट्स, एम होता है आपका धातु। और एम एन प्लस क्या होती है आपकी धातु की सांद्रता। ओके, आपको ये पेपर में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप मिस मत करिएगा। अब स्टूडेंट्स इनके कुछ वैल्यूज़ भी होती हैं कुछ की, तो वो आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पर आर गैस नियतांक की बात करें तो आर जो होता है, आर की वैल्यू होती है 8.14 जूल पर केल्विन मोल। ओके, एंड देन टेम्परेचर जो होता है स्टूडेंट, टेम्परेचर की वैल्यू होती है T=298 केल्विन। उसके बाद में फैराडे की भी वैल्यू होती है, फैराडे की वैल्यू होती है 96500। ओके, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैराडे की जो वैल्यू होती है ये पेपर में भी पूछ लेते हैं, तो आपको इसको मिस नहीं करना है। ये 3 वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, इनसे ही आप आगे कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास समीकरण है, हमारे पास समीकरण में कुछ वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ भी हैं, तो अब हम इनका मान रख सकते हैं, हम फाइनल समीकरण निकाल सकते हैं। तो चलिए हम मान रखते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मान रखने पर। आप लिख सकते हैं समीकरण में मान रखने पर। ओके, मैं लिख ही देती हूँ मान रखने पर। तो चलिए मान रखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ समीकरण लिख देती हूँ अगेन। ओके, तो समीकरण क्या है हमारी, E=E0 -2.303 RT/NF log 10 M/MN+। ये हमारी क्या है, समीकरण है। तो अब वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू देखिए आप खुद से करने की कोशिश करिए। वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे, ऊपर से देखिए E=E0, ओके, -2.303। ओके, आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू हमने ऊपर से देखी थी, क्या थी आर की वैल्यू 8.314 इंटू टी की वैल्यू क्या होती है 298 बाय एन की वैल्यू तो नहीं दी गई, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें तभी पता चलेगा जब हमें धातु का पता होगा, वो क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा। एंड एफ की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारी एफ की वैल्यू 96500। ओके, इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। log 10 आपका, अब ये जो log 10 है, यहाँ पर log 10 ही है, log 10 = M/MN+, ये चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए अब हमें इसको सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, E=E0 -2.303
देखिए अब हम उस पूरे को सोल्व करेंगे ना, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.0591/n। ओके, एंड ये log 10 है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा log 10/m/mn प्लस। तो ये जो आपकी आ जाएगी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस इक्वेशन के लिए जो m होगा धातु की वैल्यू जो होगी वो 1 मानी जाएगी। तो यहाँ पर 1 मानेंगे हम, यहाँ पर हम क्या मानेंगे 1, तो ये आपका 1 है, ये चीज़ें हट जाएंगी यहाँ से, इसको 1 मानेगा, ध्यान रखिएगा ये 1 है। ओके, तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण से हम क्या निकाल सकते हैं, इस समीकरण से हम इलेक्ट्रॉन या विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। तो मैं इसको लिख देती हूँ, इस समीकरण द्वारा हम इलेक्ट्रोड या विद्युत वाहक बल का मान निकाल सकते हैं। ओके, बहुत ही आसान है, बेसिकली यही आपकी नर्नस्ट इक्वेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलिए मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए नर्नस्ट इक्वेशन जो थी वो नर्नस्ट नामक वैज्ञानिक ने दी थी। उन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रोड होती है ना, इन इलेक्ट्रोड के बीच में एक तो इलेक्ट्रोड विभव और एक मानक इलेक्ट्रोड विभव, इन दोनों के बीच में ये जो विभव है दोनों, इनके बीच में संबंध को बताया, और इसी संबंध को क्या बोलते हैं, नर्नस्ट इक्वेशन। संबंध को बताने के लिए एक समीकरण दी जिसे नर्नस्ट इक्वेशन कहते हैं। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। देखिए यहाँ पर एक सेल है, ध्यान रखना है जो धातु की छड़ होती है उसी का सोल्ट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिंक धातु लिया है, तो जिंक सल्फेट का हमने सॉल्यूशन लिया है। एक चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जो एनोड होता है, एनोड पर हमारा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमारा रिडक्शन होता है। ओके ओके, फिर ये मान लीजिए कोई सेल लिया हमने, तो Mn++ n इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो धातु थी वो जलीय अवस्था में थी, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में ये अपनी मूल अवस्था में आ गई। देखिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, और ये यहाँ पर ये जलीय विलयन में थी और यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में आ गई है, अपनी मूल अवस्था में आ गई है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए क्या होगा, ये अभिक्रिया होती है कि E=E0 - RT/log m/mn+। यहाँ पर धातु है, यहाँ पे जब धातु है उसके वो अपने सांद्रित अवस्था में है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी, जो log E होता है ना, इसकी वैल्यू 2.303 log 10 मान लेते हैं। तो यहाँ पर E=E0 इलेक्ट्रोड विभव, ये तो E जो है ये इलेक्ट्रोड विभव है, एंड ये E0 जो है ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है। इन्हीं के बीच में संबंध बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज रख दी है 2.303, ठीक है, RT/NF, और कोई चेंज नहीं किया है फिलहाल। तो बेसिकली ये जो हमारी समीकरण है इसी को हम नर्नस्ट समीकरण कहते हैं। अभी हमने इसके कुछ समझाया हुआ है, वो देख लीजिए आप, कि देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं, ये क्या होती है। तो मैंने आपको बता दिया, जो E होती है वो इलेक्ट्रोड विभव होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है। जो E0 होता है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद में R जो होता है, R होता है आपका गैस नियतांक, उसके बाद में T होता है आपका परम ताप, उसके बाद में यहाँ पर आपका M और M जो होता है धातु और धातु की सांद्रता होता है, और F होता है आपका फैराडे नियतांक। अब इनमें कुछ वैल्यूज भी दी गई हैं, ये वैल्यू आपने यहाँ पर देख ली। अब हम करेंगे क्या, जो हमारी इक्वेशन थी, इस रिएक्शन को जरूरी नहीं है अब यहाँ पर दोबारा लिखे, आप डायरेक्ट भी वैल्यूज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर भी यहाँ पर लिख दिया, आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। ओके, फिर इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज रख दी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी है। तो फाइनली वैल्यू को सोल्व करने के बाद में ये एक वैल्यू आती है 0.0591 log 10। ये 1 है क्योंकि यहाँ पर जब धातु है, धातु की वैल्यू 1 होगी, तो 1/mn+। ओके, तो ये जो हमारी लास्ट समीकरण आई है, इससे हम इलेक्ट्रॉन या फिर विद्युत वाहक बल जो होता है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।